आप एक ही संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, पिछले 10 सालों से एक ही बात राग अलापे जा रहे हैं। तो मेरा तो यही मानना है, वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना बहुत बड़ी पहल है भारत को अग्रसर करने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं मेरा शो जानोगे तभी तो मानोगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो अभी लोकसभा में बिल पास हुआ है, वन नेशन वन इलेक्शन, उसके बारे में। तो जैसे विपक्ष कह रहा है, इस बिल से तानाशाही बढ़ेगी, ये संविधान के खिलाफ है और सरकार इसे भारत के पक्ष में और भारत के हित में बता रही है। तो इस बिल के ऊपर, हर एक मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे, तो बने रहिए अपने के साथ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है, आप जल्दी से जल्दी मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसे कि विपक्ष ने एक बात कही है, संविधान खतरे में, ये बिल पास होने के बाद संविधान की धज्जियां उड़ा दी जाएगी सरकार के द्वारा। तो क्या वास्तव में ऐसा होने वाला है? क्या सरकार तानाशाही या सरकार की मंशा देश को एक नेक्स्ट लेवल, अगले कदम तक लेके जाने वाली है? दोस्तों, काफी बातें होती हैं जिन्हें समझने की जरूरत है। तो हम पहले ये समझते हैं इस बिल से फायदे क्या होने वाले। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो ये होती है, देश में अगर कहीं भी चुनाव हो रहे होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर, जो कि एमपी के चुनाव है, वो देश में एक साथ हो जाते हैं और उसके बाद 5-5 राज्यों में अलग अलग टाइम पे चुनाव जो चलते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, पूरे देश में किसी भी वक्त किसी ना किसी राज्य के चुनाव चलते ही रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। आपको अगर आप देखोगे, अगर आपके कोई कुलीग होंगे या कोई सर्विसमैन में होंगे या कोई अध्यापक होंगे, तो उनसे आप पूछिएगा जरूर भी एक बूथ के ऊपर कितना खर्चा आता है। अगर एक एमएलए का चुनाव होता है तो एक गांव के एक बूथ के अंदर कम से कम 15 से 20 कर्मचारी वहां पे ड्यूटी दे रहे होते हैं और वो लगभग उनकी तैयारी करने में और पूरा ये सिस्टम जो है निपटाने तक का लेके कम से कम कई बार तो एक महीना लग जाता है उनको। तो पूरे प्रदेश के अंदर इतना ज़्यादा खर्चा हो जाता है जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ, काफ़ी सारे मुद्दे होते हैं भी, चुनाव हो रहे हैं तो चुनाव आयोग ने चुनाव करवा रहे हैं तो उसके खर्चों के बारे में हम लोग बहुत सा थोड़ा सा सोच के और भी चलो हो रहा है, सरकार करा रही, चुनाव करें। लेकिन चुनाव में खर्चा बहुत ज़्यादा, अरबों रुपए का खर्चा लगता है। तो ये चुनाव अगर एक साथ हो जाएंगे तो उससे खर्चा बच जाएगा। और दूसरा नंबर, जैसे किसी ना किसी राज्य के अंदर चुनाव अगर देश में हो रहे होते हैं तो उसमें व्यवसाय पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन जो उस राज्य से गुजरते हुए जा रही होती है, जैसे ट्रक हैं या दूसरे कोई भी व्यवसाय वाले, ट्रांसपोर्ट वाले जो व्हीकल होते हैं, उनको बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि बॉर्डर नाकाबंदी की जाती है, साधनों की चेकिंग की जाती है, क्यों कोई कुछ इन्फ्लुएंस ना करे वोटरों को, उस एवज में की जाती है। तो उससे ट्रांसपोर्टर का और जो दूसरे व्यवसायी है उनका टाइम पर सामान नहीं पहुंच पाता, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस तरह के जो नुकसान से बचने के लिए भी ये बहुत बढ़िया है। तो तीसरा मुद्दा है, वो है सरकार का। आप एक बात सोचिए और आप एक बात समझिए, जैसे अब अगर पंजाब की ही बात कर लें तो पंजाब के अंदर बीजेपी की या कांग्रेस की या आप किसी की भी सरकार है, तो जब प्रधानमंत्री के भी वोट आएंगे तो एक बात आप सोच के देखिए, जिस भी पार्टी की सरकार होगी उस पार्टी को काम करना पड़ेगा। क्योंकि वो वोटर इस तरह नहीं होता है कि कुछ एमएलए को कुछ वोट डाल देंगे, एमपी के वोट कुछ अलग डाल देंगे। हाँ ठीक है, काफी लोग ऐसा करेंगे भी, लेकिन मोस्टली एक लहर होती है। अगर कांग्रेस की अच्छी सरकार है तो एक बात आप सोच के देखिएगा, उसमें कांग्रेस की बढ़त बढ़ेगी। अगर बीजेपी की सरकार है तो उसमें बीजेपी का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा। तो इस एवज में जो भी सरकारें हैं सेंटर में होंगी या सेंटर में आने वाली सरकारें होंगी, तो उन सरकारों को जिस मौजूदा टाइम में जो भी एक राज्य के अंदर सरकार है उसको बढ़िया काम करना पड़ेगा। तो इस तरह नहीं वो कोई पल्ला झाड़ सकते कि हमें क्या लेना है, हमें क्या देना है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया जो कदम है। और तीसरा सबसे ज्यादा है टाइम की बचत। जिस तरह मैंने पहले भी बताया था, जैसे कर्मचारी हैं वो अलग अलग इन रुझानों में भी, इनमें कभी एमपी के चुनाव आ गए, कभी एमएलए के चुनाव आ गए, तो उनका कितना टाइम वेस्ट होता है। अध्यापक है, उनको आधी गिनती आधी कर दी जाती है स्कूलों में, आधियों की जो है इस चुनाव में ट्रेनिंग हो रही होती है उनकी, कभी कुछ उनको कुछ बताया जा रहा होता है
समझाया जा रहा होता है, इलेक्शन कैसे करवाने हैं, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है पहले उनको, और ये हर चुनाव से पहले हर बार होती है। तो इसमें जो टाइम है वो इतना कंज्यूम हो जाता है उनका भी, वो अपनी ड्यूटी कर ही नहीं पाते। तो इस तरह टाइम भी बचेगा। और दोस्तों अब जैसे एक बात कर रहे हैं, जैसे अब देश में काफ़ी जो पार्टियां हैं वो उसके समर्थन में हैं और काफ़ी पार्टियां हैं वो इसके खिलाफ हैं। तो 35 के लगभग पार्टियां हैं जो समर्थन में हैं और 15 के लगभग जो पार्टियां हैं वो इसके खिलाफ है। तो क्या सच में बिल तानाशाही लेके आने वाले हैं? और तानाशाही लाएगा तो कैसे? इस बिल के अंदर कुछ ऐसा तो है ही नहीं भी, अगर कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है जिससे कोई वोटर का अधिकार छीन जाए, ऐसा तो नहीं है ना। तो फिर अगर वोटर ने ही वोट करना है तो फिर इसमें तानाशाही किसकी चलेगी? चुनाव आयोग की चलनी चाहिए, क्योंकि चुनाव आयोग के पास प्रॉपर अगर शक्ति नहीं होगी तो चुनाव आयोग अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाएगा। चुनाव आयोग के पास प्रॉपर सुचारू रूप से चुनाव करवाने के लिए उसके पास शक्तियां होनी चाहिए। और वन नेशन वन इलेक्शन ये मेरे हिसाब से एक उन्नति की ओर भारत को आगे लेके जाने की तरफ एक कदम है। कांग्रेस है या दूसरी पार्टियां हैं, मेरा उनसे एक निवेदन है, मेरा एक मानना भी है। तो मैं पहले कांग्रेस पार्टी से जो निवेदन है वो ये है, आप हर बार एक ही राग मत लातिएगा, हम विरोध करते हैं। हम चाहते हैं एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। किसी भी सरकार को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन विपक्ष के पास उतने बढ़िया मुद्दे होने चाहिए, आगे की नेक्स्ट लेवल की प्लानिंग होनी चाहिए, तब जाके लोग उनसे प्रभावित होंगे। कांग्रेस या उसकी सहयोगी दूसरी पार्टियां हैं वो तो अभी ये सोच रही हैं भी ये बात है 2000 से पहले वाला है, जो हम बोलेंगे वो मान लेंगे। बहुत ऐसा नहीं है। आज का जो युवा है, पढ़ा लिखा है, वो हर बात समझने की शक्ति रखता है। तो वोटर को आप ये चीज तो बिल्कुल ही मत सिखाइए। मैं मानता हूं इस बात से भी, विपक्ष मजबूत होगा, सरकार अच्छी तरीके से काम करेगी, लेकिन उसके लिए आपको अच्छे मुद्दे ढूंढने पड़ेंगे। आप हर बार यही क्यों चिल्लाते हो हम विरोध में हैं? क्यों? आप समर्थन करिए ना, जो अच्छी चीजें हैं उनका समर्थन करिए। अगर आप समर्थन करेंगे तो आपका कुछ जाने नहीं वाला, आपका वोटरों के साथ कनेक्शन बढ़ेगा। बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी यही तो कर रही है, वो लोगों के साथ कनेक्शन बढ़ा लेती है। ये मुद्दा है, हम देश के लिए कर रहे हैं। और आपने क्या एक भ्रम बना लिया भी अगर बीजेपी कुछ बिल लेके आ रही है या कुछ कर रही है तो उसका खिलाफ ही करना है, चाहे वो कुछ भी हो। 317 जो हटाने का मुद्दा था, तो क्या देश नहीं चाहता था? पूरा देश चाह रहा था। अगर एक आधा राज्य को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा, और उनमें भी काफी लोग चाहते थे होंगे, उसके अलावा सभी लोग ये चाहते थे 370 है जो हट जाए। लेकिन आपने वहीं पे यही कह दिया नहीं जी हम तो अगर आ गए तो 370 वापस ले आएंगे। तो समझदारी दिखाइए आप लोग। एक ही पार्टी की ज्यादा बहुत लंबी सरकार चलेगी अगर अच्छा काम करेगा तो देश के अंदर अगर नरेंद्र मोदी को बहुमत दिया है तो आप ये चीज समझिए, आप ये बिल्कुल मुद्दे को भटकाने की कोशिश मत करिए भी हम लोग बेवकूफ़ी से या कुछ अनाप शनाप जो भी बोल दिया उसके आधार पर हम वोट ले लेंगे। नहीं जनाब, ये नया भारत है, आपको वोटों के लिए उस लेवल तक की प्लानिंग करनी पड़ेगी। इस तरह जुमलेबाजी से काम नहीं होने वाला। आप अपने सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए। मैं या कोई बीजेपी के पक्ष में या कांग्रेस के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं है मेरा, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ अगर विपक्ष में बढ़िया विपक्ष का किरदार अदा करना है और आगे सरकार लाने के लिए आपके प्रयास हैं तो आपको ऐसे भारत के उन्नति के बहुत से मुद्दे आपको लोगों के सामने रखने होंगे। सरकार कैसे काम नहीं कर रही है, किस मुद्दे पे फेल है, वो मुद्दा आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। आप एक ही संविधान खतरे में पिछले 10 सालों से एक ही बात राग अलापे जा रहे हैं, संविधान खतरे में। तो फिर वो खतरा सिर्फ आपको ही क्यों दिख रहा है? हमें भी तो दिखना चाहिए ना खतरे में है तो। या सिर्फ यही तो आपकी एक जो मन के अंदर जो घूम रहा है ना भी हम ही देश को ये चीजें बता रहे हैं, उससे ज्यादा कोई समझने वाला है ही नहीं। सिर्फ समझने की शक्ति हमारे पास ही है। मेरा आपसे निवेदन भी है, आप अच्छे किरदार निभाइएगा, अच्छे मुद्दे उठा के लेके आइएगा। कोई भी कानून आ रहा है आप उसकी गहनता से करिएगा। वो भारत के पक्ष में है? अगर भारत के पक्ष में है तो आप उसका समर्थन कीजिएगा, उसका विरोध में मत जाइएगा। जैसे अभी ये वन नेशन वन इलेक्शन के अंदर आपने पुरजोर से एक ही बात अलापी है, राग अलापा है जी, ये तो संविधान को खतरा है इससे। अरे वोट तो हम लोगों ने देना है ना,
अगर हमें 2 पर्चियां पकड़ाई जाएगी, एक एमएलए की और एक एमपी की, तो इसमें संविधान कहाँ से खतरे में आ गया? वो तो वोटर डिसाइड करेगा ना किसको एमएलए बनाना है, किसको एमपी बनाना है। इसका संविधान के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो इस तरह की जुमलेबाजी से आप बचिए, और अगर संविधान वास्तव में खतरे में है तो उसको बताइए, आप डिस्क्राइब कीजिए। जो भी जिस तरह आप जो आपके तर्क दे रहे हो ना, तानाशाही हो जाएगी जी, अगर एक साथ चुनाव आ जाएंगे तो चुनाव आयोग जो है वो हम पे भारी पड़ जाएगा, ये चुनाव आयोग को इतनी शक्तियां नहीं देनी चाहिए जी कैसे? इन तर्क से प्रभावित नहीं होंगे लोग। कुछ अच्छे तर्क ढूंढ के लेके आइएगा जिससे लोगों को इस बात को समझने में आसानी हो भी हाँ, ये जो है भारत के पक्ष में बात नहीं है, ये भारत के खिलाफ है। तो मेरा तो यही मानना है, वन नेशन वन इलेक्शन को लागू करना बहुत बड़ी पहल है भारत को अग्रसर करने के लिए, और आने वाले टाइम में भारत का बहुत सा समय बचेगा, बहुत खर्चा बचेगा, और भारत में हर वक्त चुनाव की जो चलती रहती है प्रक्रिया, उससे थोड़ा सा छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, मेरा आपसे भी सभी से सवाल है, मेरे देखने वाले व्यूअर्स से भी यही सवाल है, आप इस बिल के पक्ष में हैं या खिलाफ हैं? आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। पक्ष में हैं तो क्यों, और खिलाफ है तो क्यों? और आने वाले वीडियो में आप सभी के जो अगर किसी का कोई प्रश्न भी होगा तो उसका मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। और इसी के साथ ही मैं आज की वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। और जाते जाते अभी तक अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हर रोज अलग अलग मुद्दों के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ, ताकि उसका आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाए। और इसी के साथ ही नमन, प्रणाम, नमस्कार, राम राम।